नाज़रीन, सियासी हलचल के इस एपिसोड में मैं आसिया खान आपका खैर-मक़दम करती हूँ। आज हमारे साथ सहाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब शकील हसन शम्सी साहब मौजूद हैं। शकील साहब का सहाफ़ती सफ़र काफ़ी तवील रहा है। काफ़ी अरसा उन्होंने डीडी न्यूज़ के लिए काम किया, वहाँ प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे। फिर सहारा से जुड़ गए, आलमी सहारा में काम करते रहे, काफ़ी अरसा वहाँ काम किया। अब इनकलाब के ज़ोनल हेड हैं, नॉर्थ के सारे एडिशंस देखते हैं। बात करते हैं शकील हसन शम्सी साहब से। सर, आपका खैर मक़दम है हमारे इस प्रोग्राम में। सर, आपसे बात करना चाहूँगी कि आप इतनी अहम जिम्मेदारी देख रहे हैं। इनकलाब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नाम है, दैनिक जागरण का अखबार है और बहुत बड़ा नाम है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि अखबारात जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा करते हैं इलेक्शन के पस मंज़र में, और आज के हिंदुस्तान की जो सियासत है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कि अखबार का जो रोल होता है वो आवाम को ख़बरें पहुंचाना, आवाम को अवेयर करना, जो सियासी हालात हैं उनसे, जो समाजी हालात हैं उनसे, और उनको बाफ़हम बनाना, बाशऊर बनाना, उनकी मदद करना उस सिलसिले में। जो बाशऊर लोग हैं उनकी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना। तो अखबार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि वो ख़बर दे दे, वो ज़हन साजी का भी काम करता है। वो लोगों की राय एक दूसरे तक इर्तिबात का ज़रिया भी बनता है, एक आदमी की राय दूसरे तक पहुंचाता भी है। तो अखबार का बहुत बड़ा रोल होता है हर मुआशरे में। और ज़ाहिर बात है कि पिछले 2-250 साल में सहाफ़त ने मुख्तलिफ जो सफ़र तय किए हैं उनमें अखबारात ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और अखबारात क्या, जर्नलिज्म अगर कहा जाए, जर्नलिज्म अब इतने किस्म का हो गया है कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल निभा रहा है। तो अब उसकी शक्लें बदल गई हैं। अब अखबार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में भी नज़र आने लगा है, अब अखबार ई पेपर की शक्ल में भी नज़र आने लगा है। तो वो बदल गया है काफ़ी, उसका हैयत भी बदलती जा रही है, उसका रूप भी बदलता जा रहा है। पहले अखबार जो था वो सिर्फ सुबह को सवेरे हमको मिल जाता था, डेस्क के ऊपर दहलीज पर आ जाता था, हम पढ़ लेते थे कल की खबरें। लेकिन अब ई पेपर आने के बाद आपको कहीं का भी, सिर्फ अपने शहर का अखबार नहीं मिलता, दुनिया के कहीं का अखबार पढ़ सकते हैं आप। तो अब अखबार की नौइयत, उसका इम्पैक्ट और उसकी पहुंच बहुत बढ़ गई है, बहुत फ़र्क हो गया है। और ख़ुद हमारे ही अखबार है, मिसाल के तौर पर उसके अगर 14 एडिशन है तो 14 के 14 आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ के गोरखपुर में आज क्या छपा और पटना में क्या छपा और बम्बई में क्या छपा। तो अखबार का बहुत फ़र्क हो गया है अब जो अखबार है, और उसके असरात भी बहुत दूर तक हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एक ज़माना वो भी आएगा कि प्रिंट अखबार जो है वो ख़त्म हो जाए, लोग खाली अपने मोबाइल पर ही पढ़ते रहें या अपने लैपटॉप पर पढ़ते रहें। वो ज़माना भी आ सकता है, और बल्कि बहुत से मुल्कों में ऐसा ज़माना आ गया। मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अखबार के ज़रिए एक आम इंसान की पहुँच तक, आपकी पहुँच आसान हो गई है, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी में भी इजाफा हो गया है? जैसे इलेक्शन के पेश नज़र अगर हम बात कर लें तो आज के अवाम जो है एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कन्फ्यूज़न की कैफियत है उनमें। यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी क्या है सर? आप क्या इस ज़िम्मेदारी को किस तरह निभा रहे हैं, और क्या आप मुतमईन हैं? हमारा एक तो पहली बात है कि अवाम मुज़ब्ज़ब नहीं है, उनको ये नहीं कि किसको वोट देना है। बहुत से लोग पहले से तय किए होते हैं। कुछ लोग होता है एक तबका के जो तय नहीं कर पाता कि किसको वोट देना है। जो हुकूमत से मुतमईन है वो तय किए बैठे कि हम मोदी को वोट देंगे, जो उनसे नामुतमईन है वो तय किए बैठे कि हम उनको वोट नहीं देंगे। जो मोदी से मुतमईन हैं वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हम उनको ही वोट देंगे। लेकिन जो गैर मुतमईन है वो थोड़ा सा परेशान है और थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि किसको लेकर वो महागठबंधन बनेगा कि नहीं होगा, समाजवादी को वोट दें कि कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, क्या होगा। वो थोड़ा सा उन लोगों में इंतशार की कैफियत है। लेकिन जो मोदी का मानने वाला ग्रुप है उसमें कोई इंतशार नहीं है। वो लोग तय किए बैठे कि हमको उन्हीं को वोट देना है। और अखबार का रोल जो होता है वो आवाम के तक, आवाम को ये नहीं बताना कि किसको वोट देना है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये कि कौन क्या कर रहा है वो हम आवाम को बताएं, फैसला उन्हीं को करना है कि किसको वोट देना है। क्योंकि अगर हम ये काम करने लगेंगे कि हम बताने लगे उनको कि आपको किसको वोट देना है, तो हम फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हो जाएंगे। हमको वही समझा जाएगा कि हम दलाली कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, हम सहाफ़त नहीं कर रहे हैं। हम ये तो कर सकते हैं कि उनको ये बताएं कि हुकूमत ने ये काम किए, ये नाकाम रही हुकूमत, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, या उसने धोखा दिया लोगों को, या उसने झूठ बोला लोगों से, फ़रेब किया 5 साल तक कुछ नहीं। ये तो हम बता सकते हैं, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हकीकत हमको उसको बताना पड़ेगी। और लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप मोदी को वोट मत दीजिए, क्योंकि ये खामियां और खूबियां आप बता सकते हैं, हुकूमत बता सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो क्या, उनको क्या करना है। तो सहाफ़त की जिम्मेदारी तो उतनी है कि जो मुल्क की
सियासी हालात हैं, जो मुल्क के समाजी हालात हैं, जो मुल्क का सिक्योरिटी का दरपेश मसाइल हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाए। लोग खुद तय करें कि वोट किसको देना है, कौन अच्छा है उनके लिए, कौन बुरा है, ये उनको तय करना, हमें तय नहीं करना है। तो हम सिर्फ उनको एक आईना दिखाते हैं समाज का। अखबार एक आईना है उनके लिए, और एक आईना हम उनके सामने रख देते हैं। अब उसमें चाहे वो आईना टेढ़ी मेढ़ी शक्ल दिखा रहा हो या सही दिखा रहा हो, ये आवाम खुद फैसला करते हैं। और हर अखबार जो है वो अपने तरीके से करता है। हर अखबार की हर ज़बान के लोग पढ़ने वाले जो होते हैं उनको वो उसके हिसाब से वो लोगों को करता है कि किस तबके को आप समझा रहे हैं, किस तबके की क्या ज़रूरियात हैं, क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, उनके हिसाब से आदमी रिपोर्टिंग करता है। तो जब अखबार को आपको मालूम है कि आपका टारगेट रीडर कौन है, तो आप उसके हिसाब से वैसे ही बात करते हैं। तो उर्दू के अखबार जो हैं वो आमतौर से मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 90% बोलने वाले तो उर्दू मुसलमान ही हैं। तो इसलिए वो मुस्लिम मसाइल आ जाते हैं हमारे पेश नज़र के मुसलमानों के साथ क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि ज़बान का कोई मतलब नहीं होता, ज़बान किसी मुसलमानों की ज़बान नहीं है, लेकिन चूँकि अब उनकी बोलचाल में, उनके मदारिस में, उनके मस्जिदों में आपको जितनी किताबें मिलेंगी उर्दू में मिलेंगी, जितने तफसीर मिलेंगी वो उर्दू में मिलेंगी, तो इसलिए वो एक तरीके से मुसलमानों के साथ ज़बान वाबस्ता हो गई। मुसलमानों की ज़बान नहीं, लेकिन मुसलमानों से वाबस्ता बड़ी हद तक है वो। तो इसलिए गुफ्तगू हम जब करते हैं तो उनके तनाजुर में करते हैं और उनके मसाइल के पेश नज़र करते हैं। सर, यहाँ पे ये कहना ये जायज़ नहीं है कि जो ये उर्दू अखबारात होते हैं ये मुसलमानों की क़यादत करते हैं। अखबार का नाम क़यादत नहीं है। अखबार कायदों की बातें पहुंचाना, क़यादत जो मुस्लिम क़यादत सोच रही है उससे आगाह करना है आम लोगों को, जिसकी रसाई नहीं। अखबार खुद कायद नहीं होता है। अखबार एक उर्दू लैंग्वेज के तौर पर मैं उर्दू अखबारात की बात कर रही हूँ कि एक आम तासुर जाता है कि उर्दू अखबार है, मुस्लिम अखबार है, मुसलमानों की क़यादत करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। नहीं, मुसलमानों की क़यादत नहीं करना है और कोई अखबार क़यादत करने के लिए है नहीं। अखबार का काम है रहनुमाई करना, अखबार का नाम है साथ चलना। और अखबार उनको दिखाता है कि ये रोशनी में ले जाता है थोड़ी सी, जहाँ पर अंधेरा है उस पर डालता है। वो क़यादत उसका काम बिल्कुल नहीं है। अगर वो क़यादत में लग गया तो फिर मसला दूसरा हो जाता है, फिर वो लोग दूसरे उसको अंदाज से देखने लगते हैं। तो मुस्लिम क़यादत क्या कर रही है उसके बारे में तो बताता है, लेकिन उसको दूसरी कौमों के बारे में भी जिक्र करना है। ये नहीं करना है कि खाली मुसलमानों के मसाइल थे, हिंदुस्तान को जो तमाम लोगों को दरपेश है मसाइल वो भी जिक्र करना, और उसका चूँकि पार्ट मुसलमान भी है तो वो भी है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बात करना किसी अखबार के लिए जेब नहीं देता। सबके ही मसाइल आना चाहिए कि अगर दलित भुगत रहे हैं तो दलितों के बारे में भी तो मुसलमान अखबार उर्दू लिखते ही हैं। अक़लियतों की बात, हाँ, तमाम अक़लियतों की भी और अक्सरियत की भी बात करें। अगर अक्सरियत का कोई मसला है तो उनका भी मसले को सामने रखना चाहिए, और हम लोग रखते हैं। कोई कहीं ऐसा नहीं होता कि जो हिंदुओं को मसाइल दरपेश हो उन पर जिक्र ना हो, ईसाइयों को, सिखों को जो मसाइल हैं उनको दरपेश हो उन पर जिक्र ना हो। तो वो हमेशा अखबार का काम यह है कि वो आवाम की जो परेशानियां हैं उनको सामने लेकर आए, मंजर आम पर लेकर आए, ताकि हुकूमत को मालूम हो कि आवाम क्या क्या चीज़ें, किस तरह की परेशानी, और हुकूमत को ये मालूम हो कि आवाम क्या कर रहे हैं, और आवाम को ये मालूम हो हुकूमत क्या कर रही है, और उसके अलावा समाज आवाम के साथ क्या कर रहा है और आवाम समाज के साथ क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर अखबार रोशनी डालता है। सर, इस वक्त अगर सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि तमाम सियासी पार्टियाँ बीजेपी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गई हैं। और अगर उनसे हम बात करेंगे भाई आपका एजेंडा क्या है, आप किस मुद्दे को लेकर इलेक्शन में जा रही हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम फ़िरक़ापरस्त ताकतों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो रहे हैं बस, और ये अलाइंस की एक ही वजह बता रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि ये एक प्रोपेगेंडा है कि ये लोग जो हैं वो इनके पास कोई वो नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी जो 3 रियासतों में कांग्रेस जीती तो वहाँ उसके अपने था ना कि हम किसानों को माफ़ करेंगे, और ये कितनी उन्हीं ने चीज़ें बताई थी। और इसी तरीके से अभी भी हर एक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है कि हम क्या करेंगे, उनका अपना इंतखाबी मंशूर होता है। तो ये तो गलत है। हाँ, अभी जो कह रहे हैं, जो अभी पार्टियाँ कह रही हैं बीजेपी को जो कि हमको हटाना, उसकी वजह ये है कि बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में 31% वोट लेकर इतनी सीटें हासिल कर लीं, तो जो 69% वोट था वो बढ़ गया। तो 69% जो आवाम ने वोट दिया था, 69% ने, उनकी तो हार हो गई, 31% वाला कामयाब हो गया। तो उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है कि वोट तकसीम ना होने पाए। बीजेपी के ख़िलाफ़ नहीं, वोटों को तकसीम रोकने के लिए किया जा रहा है। अगर ये करने के बाद ही बीजेपी जीत जाती है तो क्या कर लेगा कोई आदमी? अगर वो 51% ले आते हैं और एक आदमी लड़ता है तो जीत जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। तो उन लोगों का ये कहना है कि सिर्फ बीजेपी को हटाना मकसद नहीं। बीजेपी के ज़माने में जो हरकतें हुई हैं, मॉब लिंचिंग हुई है लोगों की, लोगों के साथ
बेमानियाँ हुई हैं बेइंतहा, लोगों को परेशान क्या किया है, जीएसटी हुआ है, नोटबंदी के असरात हैं, बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ गई है, तो उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ वो लोग हैं जो लड़ने के लिए खड़े हुए, क्योंकि बीजेपी से उनको, और सिर्फ दूसरी बात है कि फ़िरका परस्ती, एक फ़िरके का पूरे हुकूमत बनाना चाहते हैं। उन्हीं ने पूरे को ये ज़ाहिर कर दिया कि हुकूमत का भी कोई मज़हब होता है, यानी हुकूमत का मज़हब ये होता है कि कुंभ में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। बताइए कभी ज़िंदगी किसी मस्जिद में होती क्या कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन योगी जी ने कैबिनेट की मीटिंग कर ली कहाँ, कुंभ मेले में। तो ये मजहबी इस तरीके की आइन को बदलने का आइन बदलने का सब जानते हैं कि आरएसएस जो है और उनके जो हमनवा हैं वो हिंदुस्तानी आइन में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो मनुवाद और हिंदू राष्ट्र जो है उसके फ़लसफ़े पर चलना चाहते हैं। तो वो उस चीज़ को बचाना कि अगर ये लोग आ गए कभी अक्सरियत में तो ख़त्म कर देंगे ये जो आइन है। झंडे को बदलना चाहते हैं, वो भगवा करना चाहते हैं तिरंगे के बजाय। तो ये सारी चीज़ें लोगों के नज़र में है, पेश नज़र है कि अगर हमने इन पर कंट्रोल नहीं किया, अगर इनके खिलाफ हम लोग अभी भी नहीं हुए तो ये 31-32% वोट लेकर आके फिर बैठ जाएंगे और लोग 68% या 69% लोगों की जो राय है वो खाक में चली जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग मिल रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह मुकाबला एक से एक का हो, एक आदमी के एक के मुकाबले तभी मालूम हो। और हुआ यही कि जितने भी 10 इलेक्शन हुए, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें 10 सीटें इसीलिए हार गई क्योंकि उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। यूपी में गोरखपुर जैसे शहर में हार गए, फूलपुर में हार गए, इस तरीके से कि कितनी जगह के ऊपर हुआ, कैराना की सीट हार गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी इन लोगों ने। सर ये जो यूपी में महागठबंधन हो रहा है, आपको लगता है कि ये कामयाब रहेगा? ये जो नई हिकमत अमली बनाई है इन्होंने, सब मुत्तहिद हो गए? अभी तक यूपी का कंफर्म नहीं हुआ है कि महागठबंधन होगा कि नहीं होगा। अभी तक कांग्रेस वालों ने ऐलान नहीं किया, लेकिन चल रहा है कि आखिरी लम्हों में शायद गठबंधन हो जाएगा। तो अगर गठबंधन हो गया तो बहुत कामयाब होगा, उसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अचानक बीजेपी ने इलेक्शन का रुख बदल दिया है, और इलेक्शन का रुख ये बदल दिया है कि पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर पूरा वो कर दिया है कि जैसे हम आतंकवाद के बहुत बड़े हिमायती हों और हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हमारे अलावा कोई कोशिश करेगा नहीं तो हमको वोट दिया जाए। यहाँ पे ये सवाल बनता है कि क्या पुलवामा अटैक इसका ही एक हिस्सा है, इलेक्शन का एक हिस्सा है? ये तो आतंकवादी जब कोई काम करते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है। आतंकवादी जो है वो किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब हमको यही देखना पड़ेगा, अगर जो उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है आतंकवादियों ने उसी के लिए किया। हम तो ये बात मानते हैं कि अगर कोई आदमी पुलवामा का फ़ायदा उठाना चाहे इलेक्शन में, तो आतंकवादी जिसको वो नुकसान पहुँचा, जिसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते थे उसको किया उन्हीं ने काम। तो आतंकवाद से हिंदुस्तान जो है वो आज से नहीं बहुत दिनों से है। पहली मरतबा तो हुआ नहीं कि सीआईएसएफ के लड़के मारे गए या जवान मारे गए हों। दंतेवाड़ा में 78 मार दिए गए थे, 78 मार, यहाँ तो 42 मरे, वहाँ 78 एक साथ सीआईएसएफ के इसके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लोग मार दिए गए, या बीएसएफ के लोग मारे जाते हैं। कितने 3000 मारे जा चुके हैं अब तक नक्सलियों के हाथों। लेकिन वहाँ पर ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई या उनके खिलाफ इस तरीके की मुजाहरे नहीं। वो तो मसला वहाँ का दबा के रखती है हुकूमत। फिलहाल आपको लगता है कि ये जो अटैक हुआ है, ये एयर स्ट्राइक जो की है इन्होंने, इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? अब फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन किसी को भी एयर स्ट्राइक का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी को भी दहशतगर्दी के ऊपर हमला करने का फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि वो मुल्क के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं है। बीजेपी जो दहशतगर्दों ने हमला किया था वो बीजेपी पर हमला नहीं किया था, वो मुल्क पर हमला किया था। तो मुल्क सारा एक है, लेकिन उसका अगर फ़ायदा उठाने की कोई कोशिश करे, कोई भी पार्टी हो, उसका अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है तो वो गलत कर रही है और उसको रोका जाना चाहिए, उसकी रोकथाम होना चाहिए। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक इसलिए तो की नहीं गई थी कि मोदी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना, इसलिए की गई थी कि वहाँ से दहशतगर्दों को एक पैगाम जाए कि हम तुम पर हमला कर सकते हैं यहाँ घुस कर भी। अब अगर उसको सियासी इस्तेमाल किया जाए, उसको सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी तो ऑब्वियसली उसका लोग समझेंगे कि ये जो है इसमें इस पीछे कोई और मंशा थी। लेकिन कि मंशा सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने मुल्क की खातिर किया है ये काम। सर क्या यहाँ पे ये भी बात देखने में आ रही है और बहुत लोग कह रहे थे कि अगर जंग के हालात बनते हैं पाकिस्तान के साथ, इसी मामले को लेकर अगर ये मामला और आगे जाता, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो क्या ये इलेक्शन जो है वो आगे बढ़ सकते थे इनकी तारीख में? जब भी जंग होती है, अगर जंग की नौबत आती है तो मुल्क में इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी में इलेक्शन नहीं होते हैं तो तय अपनी जगह के ऊपर के तारीख बढ़ भी सकती थी अगर इलेक्शन तारीख होती। लेकिन अब तो नहीं लगता कि जंग होगी, तो कल परसों में अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन, कल शायद या कल या परसों में मंडे को तक अनाउंस हो जाएगा कि क्या क्या तारीखें होंगी, कितने चरणों में इलेक्शन होगा, क्या होगा। तो सर क्या ये कहना यहाँ पे जायज़ होगा कि हुकूमत ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, यहाँ पे इस वक्त अब जो हालात हैं फ़िलहाल बीजेपी जो है का ग्राफ काफ़ी गिरा है और वो ऐसा लग रहा है कि सर देखिए पहले मंदिर मस्जिद मामला उठाया गया,
उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो फिर ये पुलवामा अटैक हुआ, अब इसका भी इम्पैक्ट ऐसा है कि आवाम जो है बेदार हो गए हैं और वो असर नहीं ले रहे हैं इन बातों का। नहीं, पुलवामा अटैक के बारे में हम ये तो नहीं कहते कि अपने किसी लोग ने उठवाया, हम तो ये नहीं कहते कि अपने अपने मुल्क के किसी आदमी ने किया या उसमें कोई इन्वॉल्व है। वो तो इम्पैक्ट उसका ज़ाहिर बात है कि मुल्क पर हमला हुआ है तो हर आदमी मुतासिर होगा, उसका सियासत से कोई लेना देना था नहीं, पुलवामा का कोई सियासत से लेना देना नहीं है किसी भी हालत में। और हाँ, मंदिर मस्जिद का जहाँ तक मामला है, मंदिर मस्जिद की बहुत उठाने की कोशिश की गई, लेकिन एक बात है जो हकीकी है कि बीजेपी ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा था उसमें मंदिर मस्जिद उनके मुद्दे में नहीं था, उनके कहीं इशू नहीं था, मैनिफेस्टो में नहीं था, और मोदी ने कभी बात भी नहीं की। बल्कि इसीलिए हिंदुत्ववादी ताकतें उनको बुरा कह रही हैं कि 4.5 साल 5 साल तक तो खामोश बैठे रहे, इलेक्शन से पहले उसकी धूम धड़क्का मचाया। लेकिन उसमें भी मोदी की तरफ से क्लियर था कि हम मंदिर मस्जिद का नहीं उठाएंगे और ये अदालत में जो कुछ फैसला होगा वो मानेंगे। और दूसरी बात, आर्डिनेंस लाने से इनकार किया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा था कि आर्डिनेंस लाया जाए, उसको मोदी नहीं लेकर आया, आर्डिनेंस नहीं लेकर आया। लेकिन उन्हीं के जो मानने वाले थे, उन्हीं के जो साथी थे, वो सब उनके खिलाफ हो गए उसकी वजह से। और परवीन तोगड़िया जैसे लोगों ने मोदी के खिलाफ बयान दिया और बहुत से अभी हिंदू संगठन जो है उनको बुरा कह रहे हैं। लेकिन यह है कि बीजेपी ने बहुत ही खामोशी के साथ, इससे पहले बीजेपी ने जो भी किया, लेकिन इस बार इलेक्शन का कोई जिक्र 4 साल तक तो बिल्कुल ही नहीं किया राम मंदिर का जिक्र, और 4 साल के बाद उन्हीं ने शुरू किया, उनके साथियों ने शुरू किया, विश्व हिंदू परिषद और RSS ने शुरू किया। लेकिन RSS भी उसमें कामयाब नहीं हुई, उनको मालूम था कि जब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इशू बनाने की कोशिश की, वो इशू बन नहीं पाया। सर, यहाँ पे ये बात भी है कि इस दौरान जो मोदी जी का वक्फा रहा हुकूमत का, इस दौरान सब जानते हैं कि अक़लियतों पर जो मज़ालिम हो उसका ग्राफ बढ़ा है, और कश्मीरियों के साथ भी जो मिसबिहेव हो रहा है, तो उस बारे में अभी जो लखनऊ में केस हुआ है उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी जो है ये तो अभी कश्मीरियों के साथ तो अभी शुरू हुआ, मुसलमानों के साथ तो बहुत दिनों से हो रहा है, किसी को गाय कह करके गाय लेकर जा रहा है, ये तो इखलाक की लिंचिंग से शुरू हो गया था। जो दादरी में इखलाक की लिंचिंग हुई उस वक्त से शुरू हो गया, और करीब 150 से ज़्यादा लिंचिंग के वाक़यात हुए। उसके बाद मोदी को खुद कहना पड़ा कि लिंचिंग नहीं हो, आना पड़ा, कहना पड़ा। लेकिन है कि जब तक के हुकूमत की तरफ से सख्ती नहीं होगी या कुछ नहीं कहा जाएगा, तो कश्मीरियों पर जो हो रहा है वो तो बहुत लिमिटेड है उसको, लेकिन है कि कर रहे हैं लोग वो भी, मगर उसके लिए तो बहाना है कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो उसका रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ के मुसलमान क्या कर रहे थे जो जिनको मार रहे थे, या जिनके घरों पर हमले किए गए, या जिनको घेर घेर के मारा गया, ये इल्ज़ाम लगा करके ये गाय लेके जा रहे थे, कोई आदमी गाय बेचने जा रहा है तो उसको भी मारा, इस तरीके की हरकतें की गई। तो जाहिर बात है कि इसी के ख़िलाफ़ सारी अपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि एक होकर हम लड़ें कि इस तरीके के वाक़यात ना हो। जाहिर सर, इसका असर हमें देखने में मिलेगा इलेक्शन में। सर, बस अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एक अखबार के ज़िम्मेदार, इतने बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं आप, फाइज़ हैं, आप क्या अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि अवेयरनेस जो है ये इलेक्शन के तय आप आवाम के अंदर कि वोट की अहमियत को फैलाना है, उसको समझाना है, इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं सर? हमने पूरी मुहिम चलाई, पिछले इलेक्शन में हमने पूरी मुहिम चलाई, जिसके बाद हमको इलेक्शन कमीशन से लेटर भी आया था, और जो कुरैशी साहब जब थे इसके हेड थे, उन्हीं ने हमको बाकायदा अप्रिशिएट करने का लेटर भेजा था कि आपने बहुत अच्छा रोल किया और लोगों को अवेयर करने के सिलसिले में। और हमने बराबर अपीलें चलाई कि लोग वोट दें, और अभी भी इलेक्शन कमीशन से हमारे पास मुसलसल आते रहते हैं कम्युनिकेशन इस सिलसिले में, तो हम लोग ये लोगों को बताते रहते हैं कि आपको वोट देना चाहिए और वोट की अहमियत क्या है। और जिनके नाम वोटर लिस्ट में से कट गए हैं वो लोगों को भी हम अवेयर करते हैं कि वो अखबारों में शिकायतें ना करें, वो ऑनलाइन पोर्टल हैं, ऑनलाइन जाएं, उनमें अपने नाम दर्ज कराएं, अगर नाम कट गए हैं तो उनको चेक करें। आजकल इतनी आसानियां हैं कि आदमी को जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करा सकता है। तो हमने पिछली दफ़ा मूवमेंट चलाया था कि लोग वोट दें, और अभी भी हम यही चलाएंगे। और अभी इससे पहले हमने पूरा EVM के बारे में लोगों के अवेयर करने की कोशिश की थी, और उनसे पूछा था कि EVM से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन में हम ये जानते हैं कि हर वोट की एक कीमत है, और उसको लोगों को कैश करना चाहिए, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में उस दिन घर पर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो ये तो हम लोग बहुत कर रहे हैं और कोशिश करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए।